तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसके 1 साल के अंदर अंदर क्वेश्चन आया कि भाई क्या फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, द क्वेश्चन वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 फॉर कंसिडरेशन केम फॉर कंसिडरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद इन अ ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। ठीक है, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हटा दिया था, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस में जो है इस अमेंडमेंट एक्ट को जो है चैलेंज किया। तो इन शंकरी प्रसाद केस 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 विच कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी वाज चैलेंज। ठीक है, तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है उसको चैलेंज करा कि भाई आपने तो फंडामेंटल राइट को हटा दिया अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसमें कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, उसके थ्रू अंडर आर्टिकल 368 उसके थ्रू वो जो है फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। मतलब 368 से कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट दोनों को अमेंड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, पार्लियामेंट कर सकता है ऐसा। तो बोला द लॉ जो है आर्टिकल 13 में जो बोला है लॉ, तो ये ओनली ऑर्डनरी लॉ है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो एक कंस्टिट्यूंट लॉ है, वो ऑर्डनरी लॉ नहीं है, ऐसा बोला। देयरफॉर पार्लियामेंट जो है एवरेज और टेक अवे, ठीक है, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय एनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड सच लॉ विल नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13। तो ये बोल रहा है कि आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ बोला है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा, कंस्टिट्यूंट लॉ नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बोल रहे हैं। तो कंस्टिट्यूंट लॉ से पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को अब्रीच कर सकता है या टेक अवे कर सकता है, क्योंकि और वो जो है अंडर आर्टिकल 13 के अंदर वॉइड नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो वॉइड नहीं माना जाएगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला शंकरी प्रसाद के केस में। ठीक है, फिर गोलकनाथ केस में क्या हुआ, ये हुआ था 1951 में केस आया। फिर आया गोलकनाथ केस 1967 में, 17 साल बाद में। तो गोलकनाथ केस जो था 1967, तो इसमें जो क्या बोलते हैं 17th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 1964 में। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ कुछ स्टेट एक्ट्स है उनको 9th शेड्यूल में दे दिया। तो बोला इसको चैलेंज कर दिया कि भाई इन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है अर्लियर का जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया, अर्लियर स्टैंड को। तो इसी के गोलकनाथ केस में क्या हुआ था कि constitutional validity of 17th Amendment Act 1964 which inserted certain state act in the 9th schedule was challenged। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट जो है उनको ट्रांसेंडल एंड इम्यूनेबल पोजीशन दे रखी है, हेंस पार्लियामेंट जो है उनको अब्रीज या टेक अवे नहीं कर सकता। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में बोला कि फंडामेंटल राइट ट्रांसेंडल और इम्यूनेबल है, इम्यूटेबल है, और इनको पार्लियामेंट नहीं ले जा सकता। तो शंकरी प्रसाद ने बोला कि हाँ भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो आर्टिकल 13 के अंदर ऑर्डिनरी लॉ में नहीं आते, तो पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। गोलकनाथ में बोला कि पार्लियामेंट जो है नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसने बोला कि गोलकनाथ केस में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ ऑल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ 13। तो शंकरी प्रसाद में बोला कि वो 13 में नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट CAA नहीं आएगा। गोलकनाथ में बोला कि CAA वो भी 13 के अंदर आएगा। ठीक है, हेंस तो वुड बी वॉइड इन फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, शंकरी बोला कि CAA 13 में नहीं आएगा, गोलकनाथ में बोला कि CAA 13 में आएगा। तो ये जो क्या बोलते हैं 17th अमेंडमेंट एक्ट जो है था 1964 में। फिर उसके बाद 3 साल बाद केस करा गोलकनाथ केस। फिर पार्लियामेंट ने क्या करा कि 1967 में गोलकनाथ केस आया था, तो इसने क्या हो गया 1971 में 4 साल बाद में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। तो इसके थ्रू क्या करा, पार्लियामेंट का जो जजमेंट है उस पर रिएक्ट करा और उसने जो 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। तो इस एक्ट ने क्या करा, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया। ठीक है, इसने 13 और 38 को ही अमेंड कर दिया। तो इसने बोला कि डिक्लेयर्ड, फिर इस एक्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो अब्रेज कर सकता है, फिर टेक अवे कर सकता है कोई भी फंडामेंटल राइट को अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू ही करेगा। और वो जो एक्ट होगा 368 के अंदर CAA, तो वो लॉ नहीं होगा अंडर आर्टिकल 13। मतलब 368 के अंदर वो कर सकता है और वो जो है आर्टिकल 13 के अंदर नहीं माना जाएगा, CAA नहीं माना जाएगा 13 के अंदर। तो अभी तक आया शंकरी प्रसाद बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि CAA 13 के अंदर नहीं है तो वो कर सकता है।
गोलकनाथ में बोला कि CAA जो 13 के अंदर है नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, बोला 368 जो 13 के अंदर नहीं है तो वो अमेंड कर सकता है। फिर है केशवानंद भारती केस आता है 1973 में सॉरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना गोलकनाथ में जो जजमेंट दिया था उसको ओवररूल कर दिया, ठीक है। तो और बेसिकली जो बोला कि हाँ ठीक है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो है 24th जो है 1971 का वो वैलिड है। एंड स्टेट बोला कि पार्लियामेंट जो है वो एब्रिज या टेक अवे किसी भी फंडामेंटल राइट को कर सकता है। तो केशवानंद भारती केस में बोला कि ठीक है जो 24th है वो CAA वो सही है और पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है। पर फिर उसने जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो भी या फिर बेसिक फीचर वो लेके आ गया। तो इसने बोला कि कंस्टिट्यूंट पावर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 जो है नॉट इनेबल टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंस्टिट्यूशन। मतलब 368 के थ्रू वो मतलब फंडामेंटल राइट को ले सकता है, ब्रिज कर सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इसने बोला है कि तो उस फंडामेंटल राइट को इट कैन नॉट टेक अवे अ ब्रिज और फंडामेंटल राइट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है was reaffirmed and applied by सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में, ठीक है। तो इसको दोबारा से रीअफर्म कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को। तो इस केस में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये केस हुआ इंदिरा गांधी के अगेंस्ट शायद केस हुआ होगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो है आप हटा नहीं सकते। वो इमरजेंसी आई थी 1975 में, तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट केस हो गया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनवैलिडेट कर दिया प्रोविजन ऑफ 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 विच केप्ट द इलेक्शन डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल द कोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली 39 CAA के थ्रू इसने क्या करा, पार्लियामेंट ने, इंदिरा गांधी ने, जो इलेक्शन डिस्प्यूट है जिसमें पार्लियामेंट PM इन्वॉल्व है और जो स्पीकर इन्वॉल्व है लोकसभा का, तो वो बोला कि कोर्ट नहीं देखेगा इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अब्रिज यहाँ पर कर रहा है, तो इसने दोबारा से रीअफर्म कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को। तो कोर्ट ने बोला कि ये पार्लियामेंट इस प्रोविज़न को अमेंड नहीं कर सकता है ना, और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अफेक्ट कर रहा है, मतलब जो पावर है ना इस प्रोविज़न को अमेंड नहीं कर सकता, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो डिसीजन जजमेंट देने की पावर है। तो फिर पार्लियामेंट ने जो क्या करा, रिएक्टेड टू दिस जुडिशियल इनोवेटेड डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय इनैक्टिंग 42nd। तो पार्लियामेंट फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 में, तो इस एक्ट ने क्या करा, अमेंड कर दिया 368 को और बोला कि कोई लिमिटेशन नहीं है ऑन द कंस्टिट्यूंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूड द कंजर्वेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इसको अभी भी खुजली नहीं मची, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई इंदिरा गांधी। तो बोला कि तो इसने 368 को दोबारा से अमेंड कर दिया और बोल दिया कि जो पार्लियामेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रखी, कोई लिमिटेशन, नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। एंड उसने कोई भी अगर पार्लियामेंट ने कोई भी अमेंडमेंट करा है तो उसको कोई भी क्वेश्चन लॉ जो है कोई भी कोर्ट जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पे। पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, किसी भी ग्राउंड पे नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग कि वो फंडामेंटल राइट को ले भी जा रहा है तब भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 4 साल बाद मिनर्वा मिल केस में बोल दिया कि भाई इनवैलिडेट दिस प्रोविजन एज इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू विच इज़ बेसिक फीचर, ठीक है। तो ये जो 42nd था इसको जो है सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल में बोला कि इनवैलिडेट कर दिया, क्योंकि ये जो है जुडिशियल रिव्यू हटा रहा है कि भाई कोर्ट क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, तो कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा तो और क्या करेगा, ठीक है। फिर इस मिनर्वा मिल केस में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है लिमिटेड अमेंडिंग पावर दे रही है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट जो है तो जो लिमिटेड पावर के थ्रू वो अपनी पावर जो है उसको एनलार्ज नहीं कर सकती और एब्सोल्यूट पावर में नहीं कन्वर्ट कर सकती, ठीक है। एनलार्ज दैट वेरी पावर इनटू एन एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। इंडीड अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। देयरफॉर लिमिटेशन ऑन दैट पावर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो 368 के अंदर
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है उसको रिपील या एब्रोगेट नहीं कर सकता, उसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। देन है फिर वामन राव केस जो है 1981, इसमें एक साल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को दोबारा से एडहर करा, मतलब उसी पे क्लैरिफाई करा दैट। तो इसने बोला कि जो भी CAA जो है 24 अप्रैल 1973 दैट इज़ केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, उसके बाद से ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लगेगा, ठीक है। दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वुड अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनैक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973, ठीक है। देन है एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्लियामेंट जो है अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, पार्लियामेंट 368 के अंदर अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को भी कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करेगा। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई और डिफाइन नहीं करा है, बट वेरियस जजमेंट के थ्रू जो है बेसिक स्ट्रक्चर को हमें का पता चलता है हमें, ठीक है। ऑफ द कंस्टिट्यूंट एलिमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो जैसे है इसमें आ जाएगा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया वही फाइनल है। देन है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, देन है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, देन है फेडरल कैरेक्टर of the constitution, then a unity and integrity of the nation, then a welfare state, socio-economic justice, ठीक है। then a judicial review, then a freedom and dignity of the individual, ठीक है। then a parliamentary system, then a rule of law, then a harmony and balance between fundamental right and DPSP, then a principle of equality, then a free and fair election, independence of judiciary, then a limited power of parliament to amend the constitution, then a effective access to justice, then a principal essence underlying the fundamental right, then a power of the Supreme Court under Article 32, 136, 141, 142, then a power of High Court under Article 226 and 227। तो ये कुछ केसेस हैं जिसके थ्रू जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको कुछ स्टैब्लिश करते हैं। केशवानंद भारती केस, इसको फंडामेंटल राइट केस भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इसमें आ जाएगा सुप्रीमेसी द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर between legislative, executive and judiciary, then a republic and democratic form of government, secular character of the constitution, federal character of the constitution, sovereignty and unity of India, freedom and dignity of individual, mandate to build a welfare state, parliamentary system, then a Indira Nehru Gandhi case जिसको कि इलेक्शन केस भी बोलते हैं 1975 का। तो इसमें इंडिया इज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देन है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, देन है secularism and freedom of conscience and religion, then a government of law and not of men, that is rule of law, then a judicial review, then a free and fair election which is implied in democracy, then a Minerva Mill case, तो इसमें क्या है limited power of parliament to amend the constitution, then a judicial review, then a harmony and balance between FR and DPSP, then a central coalfield limited case, इसमें effective access to justice, देन है भीम सिंह जी केस, इसमें वेलफेयर स्टेट, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बताया। देन है SP संपत कुमार केस, इसमें रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, देन है P संबमूर्ति केस, इसमें रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, देन दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस 1991, इसमें है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142। देन इंदिरा साहनी केस पॉपुलर, इसको मंडल केस बोलते हैं, इसको रूल ऑफ लॉ। देन है कुमार पद्म प्रसाद केस, इसमें इंडिपेंडेंस जुडिशरी। देन है क्यूटो होलन केस पॉपुलर, इसको डिफेक्शन केस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। देन है रघुनाथ राव केस, इसमें क्या है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देन है SR बोमाई केस, इसमें फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, unity integrity of nation, social justice, judicial review। then है L Chandra Kumar case, the power of high court under 226 and 227। then है इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी सेकेंड केस 2000, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। then है ऑल इंडिया जज एसोसिएशन, इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम। then है कुलदीप नारायण केस, इसमें डेमोक्रेसी,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देन है एम नागराज केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। देन है IR कोहलन केस, इसको बोलते हैं 9 शेड्यूल केस। रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट। देन जुडिशियल रिव्यू, देन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। राम जेठमलानी केस 2011 का है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। देन है नमित शर्मा केस, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। देन है मद्रास बार एसोसिएशन केस, जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226 एंड 227।